जो अब हमारा तीसरा सेशन होने वाला है, उसमें धर्मवीर प्रजापति जी, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, जो यहां पर मौजूद हैं। जोरदार तालियां। और श्रीमान रघुराज सिंह, जो कि माननीय अध्यक्ष राज्य मंत्री श्रम विभाग एवं सेवा योजना विभाग है। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से नेक्स्ट सेशन की शुरुआत किया जाएगा। और देखिए, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और आगे इस सेशन की शुरुआत, और इसमें भी बात होगी कई मुद्दों पर, क्योंकि लगातार देखिए सेशन के जरिए हम कई मुद्दों को उठा रहे हैं और इसके बाद कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिन्हें छूने की कोशिश है। और समग्र भारत के जरिए, भारत 24 के इस कॉन्क्लेव के जरिए हम उन तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले हमने हेल्थ सेक्टर पर बात की थी, और हेल्थ सेक्टर पर अगर बात हमने की तो हेल्थ के क्षेत्र में किस तरह से विकास हो रहा है, डॉक्टरों के लिए सरकार ने क्या कुछ उपलब्ध कराया, उनका फायदा उन्हें किस तरह से मिल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। और देखिए, ऐसे ही कई मुद्दे हैं जो आगे भी उठने वाले हैं। और मंच पर मैं अर्पित दास जी को बुलाना चाहूंगी, और आप भी मंच पर आएं और इस सेशन की अब शुरुआत करेंगे। तो इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं अर्पित दास जी महाराज, बुंदेलखंड योगी। और अब आगे सेशन की शुरुआत करते हैं। पूजा, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, कई अलग अलग पहलुओं पर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, और मकसद तो आप सभी लोग जानते हैं, समग्र भारत की, क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर हर पीढ़ी के लोग इस वक्त मौजूद है, तो मुझे लगता है कि हर किसी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो अगर आप लोग चाहें तो वो भी आप लोग साझा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मंत्री जी से या महाराज जी से कोई सवाल आपके रहेंगे, अगर आपके जहन में कुछ ऐसा सवाल कौन रहा है, तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप लोग जानते हैं ना कि हमें क्या करना होता है। नाइस तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो मंत्री जी, चलिए शुरू करते हैं चर्चा की। अब क्योंकि यूपी की बात आती है तो आप लोग सबसे पहले कहते हैं कि हमने गुंडा राज से मुक्ति दिलाई है, और आज उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वो काफी बेहतर हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे लगता है कि जो लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था। अब अभी आप यूपी को कहां देखते हैं? क्या इस दिशा में कुछ और बदलाव की आवश्यकता है, कुछ और बेहतर कदम उठाने की आवश्यकता है, या फिर आप ये मानते हैं कि जो पैरामीटर सेट किए गए थे वो पर्याप्त हैं? देखिए, निश्चित रूप से 17 में जब आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उससे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अराजकता का माहौल इतना था कि उद्यमी हमारे उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे। उद्यम कोई लगाना चाहता नहीं था। और आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है, बहुत मजबूत हुई है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे जो उद्यमी हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो, जिनसे अवैध वसूली और प्लॉटों पे, जमीनों पे कब्जे होते थे, वो सब उससे हमें मुक्ति मिली है। और एक बहुत बड़ी मैं कह सकता हूं कि आम जन को इससे बहुत बड़ी एक मुक्ति मिली है, और आराम से सुख चैन की जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे इन्वेस्टर समिट के लिए मेरा चंडीगढ़ जाना हुआ था, तो चंडीगढ़ में हमें वहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के उद्यमी मिले। उन्होंने बताया था कि योगी जी की सरकार से पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में थे, और उत्तर प्रदेश से हम लोग वहाँ माफियाओं की वजह से हम उत्तर प्रदेश छोड़ करके आ गए। अब हम उत्तर प्रदेश में दोबारा अपना उद्यम लगाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से विश्वास जगा है, और उत्तर प्रदेश में एक शांति का वातावरण पैदा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। तो यहाँ पर तो काफी सारे उद्यमी हैं, और आप लोग मुझे लगता है इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। तो तालियां हो जाए एक बार मंत्री जी के इस काम पे, सरकार के इस काम पर, क्योंकि अगर हमारा यूपी उत्तम प्रदेश बन रहा है, अगर हमारा यूपी आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर तौर पर हमें सरकार की तारीफ करनी चाहिए। अब मैं महाराज जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कांवड़ यात्रा इस वक्त चल रही है, और कांवड़ यात्रा इतनी ज्यादा सुर्खियों में क्यों रहती है हर बार? जब देखो कांवड़ यात्रा पर कोई ना कोई नया मामला उठी जाता है। इस बार देख लीजिए, नेम प्लेट और ये प्लेट और वो प्लेट के नाम पर शुरू हो गया। सबसे पहले तो मैं आपके भारत 24 के सभी दर्शकों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान शंकर की कृपा सब पर बनी रहे। हमारे सनातन धर्म का ये बहुत महत्वपूर्ण एक माह है। 1 महीने भगवान शिव की आराधना चलती है, और ये जो उन्माद है, ये अक्सर
अन्य लोग ही मचाते हैं। सरकार ने कोई गलत नहीं कहा है। यदि जैसे हमारी जो पहचान है, हम अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं? हमें अपनी पहचान बताना चाहिए ना। यदि हम महाराज हैं तो सबको पता होना चाहिए कि हम महाराज हैं। हम उस पर लिखे हैं श्री राम ढाबा और अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि टोपी वाले निकल आते हैं। तो इस पर किसी एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमने नाम पूछकर सब्जी क्या खरीदी, कि शहर भर में भारी कोहराम मच गया। उन्होंने धर्म पूछकर गोलियां भी चलाई तो आहट भी ना हुई। हमने ऐसा क्या कर दिया? तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार ने एक अच्छी पहल की है और जो अन्य लोग हैं उनको भी इसमें पहल करना चाहिए। यदि उनके धर्म, वो अपने धर्म के नाम पर, अपने देवी देवताओं के नाम पर प्रतिष्ठान खोलें, ढाबे खोलें, चाय की दुकान खोलें, हमको कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन हमारे भगवान का नाम आप लेकर इस तरीके का कार्य करेंगे तो ठीक नहीं है। इन लोगों पर पर कार्रवाई। महाराज जी, सनातन की खूबसूरती तो यही है ना कि कोई भी उसका नाम ले सकता है, सनातन को कोई भी स्वीकार सकता है नहीं। और सबके लिए पूजनीय है। और एक और, मैं बहुत सारे वीडियोस देख रही थी, काफी लोगों ने कहा कि चलिए अगर हमने भगवान का नाम लिया भी तो हम लगाकर तो टोपी खड़े हैं ना, किसको डाउट है? मतलब इस पर आपका क्या जवाब रहेगा? नहीं तो क्यों आप हमारे धर्म के नाम पे व्यापार करेंगे और फिर हमारे धर्म को गाली देंगे, हमारे देवी देवताओं का अपमान करेंगे। और भी वीडियो आपने देखी होंगी, रोटियों में थूक भी तो लगाते हुए वीडियो देखी होंगी, सब्जी में थूकते हुए भी वीडियो आपने देखी होंगी। तो इन वीडियो का भी तो जिक्र होना चाहिए। हमारा धर्म वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना करता है। हम कहते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन इसको उधर सामने से भी तो आना चाहिए कि जहां वो कमजोर हैं वहां तो कहेंगे कि अमन चैन की बात होना चाहिए, और जहां वो ताकतवर हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये तो गजवाए हिंद करेंगे हम इसको। तो ये गजवाए हिंद नहीं हो सकता ना। ठीक। धर्मवीर जी, क्योंकि छात्रों के साथ में आपके काफी संवाद रहे हैं, तो उस युवा पीढ़ी से जब आप बात करते हैं तो आपने उनसे बातचीत में क्या पाया? देखिए, कई चीज़ें ध्यान में जब सोचने पर मेरे में आई तो कई चीज़ों, कई पहलुओं पर विचार आया। जेल विभाग हमारे पास रहा है। जेल में हमने जब विभाग रहा है तो देखा बहुत बड़ी संख्या, 40 साल से नीचे की युवाओं की संख्या 85% जेल में थी। वहां से हमारे मन में ये विचार आया कि युवा 85% जो हमारा भविष्य है, जो हमारा देश का, प्रदेश का भविष्य है, और कोई भी युवा देश का, प्रदेश का भविष्य ना बन पाए तो अपने घर का भविष्य तो है, और वो भविष्य 85% जेल में क्यों है? इसलिए मन में ये, वहां से एक उपज मेरे मन में पैदा हुई कि हम युवाओं के साथ संवाद करें। युवा बहक क्यों रहा है, हमारा भविष्य जेल में क्यों है? बस वहीं से फिर बच्चों के साथ संवाद शुरू किया और एक परिणाम भी सामने निकल के आया। एक जालौन में कार्यक्रम था सरकार की ओर से लगाया गया था। वहाँ सामाजिक स्तर के लोग थे और ग्रामीण अंचल के लोग बड़ी संख्या में थे। तो वहाँ हमने सामाजिक स्तर की चर्चा की और चर्चाएं हमने उनको ये भी निवेदन किया कि हम अपने बच्चों पर ध्यान रखें, और बच्चों को भी हमने आग्रह किया कि हमारे माता पिता हमारे खर्चे में कटौती करते हैं, हर खर्चे में कटौती करके, और फिर हमें कॉलेज की व्यवस्था हमारी करते हैं, हमारी पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, हमारे भविष्य की चिंता करते हैं। तो बच्चों को मन में भविष्य की, अपने भविष्य को संभालने के लिए माँ बाप का जो त्याग समर्पण है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, और जो बच्चा ध्यान में रखेगा वो निश्चित रूप से कामयाब होगा। तो वहां जालौन में जब कार्यक्रम के बाद में वहां के प्रधान जी ने 2 दिन बाद हमें फोन करके बताया, मैं जो परिणाम बता रहे हैं हम, कि 2 भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे, जमीन के विषय पे झगड़ा था, और हमारे संवाद के बाद दूसरे दिन दोनों भाई बैठे और दोनों में समझौता हो गया, विवाद खत्म हो गया। वृंदावन में, गोवर्धन में एक कॉलेज में हम संवाद करके आए थे। वहां के प्रिंसिपल का हमारे पास फोन आया कि हमारे और भी कॉलेज हैं, आपके संवाद के बाद बच्चों में बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला है, तो और हमारे कॉलेजों में भी हम संवाद कराना चाहते हैं। मेरा यहाँ जितने भी बच्चों के माँ बाप बैठे हैं, मेरा जो अनुभव है वो मैं उनके साथ में शेयर जरूर करूंगा।
आज की जो परिस्थितियां हैं, हमें अपने बच्चों के साथ, मेरा अपना जो मानना है, हमें समय देना चाहिए। हम होता क्या है कि मोबाइल के समय में घर में भी अगर हमारे पास समय है तो सभी लोग मोबाइल में व्यस्त हैं। मेरा सबसे एक आपके माध्यम से कहना है कि मोबाइल में थोड़ा समय हम कटौती करें, अपने परिवार को समय दें, अपने बच्चों को समय दें और बच्चों के साथ बैठें, उनकी बात सुने, अपने मन की सार शेयर करें और बच्चों के मन की सुने, तो निश्चित रूप से बच्चों पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। मेरा अपना मानना और है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं किसी के हाथ में फोन नहीं है, सब लोग आपकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, तो इससे बेहतर संवाद क्या हो सकता है। अच्छी बात है, ये तो बहुत आप अच्छी लोगों बात के लिए है। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना अच्छे तरीके से हर बात को सुन रहे हैं। और देखिए हर संवाद में हर इंसान कुछ ना कुछ सीख कर जाता है। तो यहाँ जब हम समग्र भारत की बात करें तो उसका पर्पस भी है कि आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जाएं। इसीलिए यहाँ पर मंत्री जी हो, महाराज जी हो, सब लोग बैठे हैं, उनके साथ में एक संवाद हम स्थापित कर रहे हैं। तो महाराज जी, क्योंकि समग्र भारत की बात कर रहे हैं, तो ये तो संतों की भूमि है, इस समग्र भारत में मौजूदा परिस्थितियों में संतों की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? देखिए, संतों की भूमिका हमेशा समग्र भारत की ही रही है। यदि मैं आपसे भी कह रहा था कि वसुधैव कुटुंबकम यदि कहा है तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, हम ही ने कहा है कि पूरा विश्व हमारा परिवार हो। हम ही इस चीज की परिकल्पना करते हैं, मंगले कौशलिंदाय महिनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तानुजाए सर्वभौमाय मंगले, कि हे श्री सीताराम जी, इस संपूर्ण सृष्टि में रहने वाले हर व्यक्ति का मंगल करिए। ये हम ही लोग तो करते हैं। ऐसे में समग्र भारत की जो कल्पना भारत 24 ने इस मंच से पूरा देश जो देख रहा है, समग्र भारत की कल्पना तभी होगी तब वही राम राज्य की परिकल्पना है, वही समग्र भारत की परिकल्पना है कि सारे लोग एक साथ, एक परस्पर बैठकर एक सामंजस्य के साथ पूरे देश में हमारी जो भारत की सनातन संस्कृति है, जो विरासत है, क्योंकि ये भारत की भूमि संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। अच्छा मंत्री जी, क्योंकि आपके पास जो मंत्रालय है वो बहुत ही अहम है, लोग गुनाह करके सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनको हर कोई दोषी की निगाह से देखता है, लेकिन आपने न सिर्फ उनको एक इंसान के तौर पर देखा बल्कि उनके जीवन के सुधार के लिए कई प्रयास किए। किसी के पास जमानत की राशि नहीं तो भी रिहा करवा दिया, कपड़े मुहैया करवा रहे हैं, जो सुविधाएं उनके लिए पॉसिबल है वो मुहैया करवा रहे हैं। ये जो आपकी एक आइडियोलॉजी रही, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, पहली बार जेल विभाग मिलने के बाद मैं पहली बार शायद एटा की जेल थी, कासगंज की जेल थी, मैं जब जेल में गया तो वहाँ कैदियों की परिस्थिति को हमने देखा और वहाँ देखा कि जब महिला बैरक में हम जाना हुआ तो महिलाएं लाइन लगा करके वहाँ खड़ी रखी थी जो जेल में थी। एक महिला के सामने एक बच्चा खड़ा था, 3-4 साल का बच्चा होता, शरीर पे कपड़े नहीं थे और शायद महीना मई जून का महीना था, गर्मी थी, कच्चा बनियान शरीर पे था उस बच्चे के। मैं उन महिलाओं से पूछ रहा था कि आप किस केस में हैं, किस केस में हैं। जैसे ही मैं बच्चे वाली जो महिला थी उनके पास पहुंचा और हमें देखते ही महिला ने बच्चे से कहा, बेटे नमस्ते करो, और लड़के ने हाथ जोड़े और नमस्ते की और पैर छू लिए मेरी। वो हृदय विदारक मेरे लिए था, वो सीन आज तक मेरे दिमाग से निकला नहीं। दूसरा, एक हमने घटना देखी, हम अपने ऑफिस से जा रहे थे घर, तो लखनऊ में वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर रेड लाइट थी, हमारे सामने गाड़ी के एक गाड़ी महिला बंदियों की अचानक रुकी थी और हमारी गाड़ी उसके पीछे। उसमें मैंने देखा एक 5-6 साल की बच्ची गाड़ी में जो बीच में जाली होती है उस जाली पे हाथ रख करके बाहर झांक रही थी। वो सीन जब हमने देखा तो हृदय हमारा बहुत द्रवित हुआ और हमने जाकर के उस पर विचार किया। इन बच्चों का जो 6 साल का, 5 साल का, 3 साल का बच्चा है, हमने तुरंत एक सूची मांगी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो जेलों में हैं। उस समय 350 बच्चे जेल में निकले। फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, लेकर के सूचना और उनसे चर्चा की कि बच्चे जेल में हैं,
उनकी पढ़ाई लिखाई की और व्यवस्था वो हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से जब जेल विभाग हमारे पास नहीं रहा चुनाव से पहले, उस समय मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि लगभग 60 जेलों में टीचर नियुक्त थे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई। दूसरा, जो नौजवान बच्चे थे जेलों में 85% जो बड़ी संख्या थी, उनको हमने सभी कौशल विकास एमएसएमई से जोड़ा, क्योंकि ये लोग काम सीखेंगे। जेल में एक बार जो व्यक्ति चला गया, जेल से जब बाहर आता है और कहीं वो रोजगार के लिए जाता है तो कोई रोजगार उसे नहीं देता। जब पता लगती है कि जेल में है करके आया है, तो हमने पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जेलों को कौशल विकास एमएसएमई से जोड़ा, सबको ट्रेनिंग कराई और प्रशिक्षण कराया कि ये जब जेल से बाहर जाएं तो दूसरा कोई क्राइम न करें, बचें और अपने स्वरोजगार से जुड़ जाएं। ये प्रयास एक हमारा रहा। और जो हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे थे जो जेल में थे किसी दुर्भाग्यवश, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, किताबों की व्यवस्था और सारी हम लोगों ने उनको पढ़ने की छूट दी। तो 85% में सबको बताना चाहूंगा कि हाई स्कूल में और इंटर की जो कैदियों ने परीक्षा दी थी उसमें 85-90% लड़के हाई स्कूल इंटर पास हुए थे। क्या बात ये बहुत बड़ी थी। दूसरा, एक मन में ये आया था कि ये जेल में इतनी बड़ी संख्या क्यों है, तो उनको हमने एक अध्यात्म से जोड़ने का एक रास्ता निकाला और जेलों में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा बंटवाए, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा करवाया, अध्यात्म से जोड़ा उनको। और प्रत्येक जेल में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा होने लगे। जब जेलों में मैं सुंदरकांड, हनुमान चालीसा स्वयं लेकर के जाता था तो 300, 400 कम पड़ जाते थे। स्पर्धा होती थी कैदियों को, मैं ना छूट जाऊं, हम ना छूट जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि कैदियों का रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ा। एक घटना बताते हैं। इस तरह से कार्यक्रम करके मथुरा की जेल से हम जब आए, दोबारा एक व्यक्ति हमें मिले, उन्होंने कहा कि हम कैदियों के लिए कुछ बांटना चाहते हैं। जी। तो हमने कहा कोई त्योहार था, हमने कहा मिठाई बांट दो, कैदियों को अंदर मिठाई कहाँ मिल पाती है। उन्होंने मिठाई बांटने में स्वयं गया बांटने, और जब कैदियों को हम मिठाई बांट रहे थे तो कैदियों ने स्वयं हमसे कहा कि आपने हमारा जीवन बदल दिया संवाद करके। और उन कैदियों ने हमें बताया कि जो बड़े अपराधी हैं, जो पेशेवर अपराधी हैं, उनकी भी भावना बदली है। हमने कहा वो हमारे संवाद में नहीं आते, तो उनकी सोच कैसे बदली। तो उन्होंने, हम संवाद करते थे जो माइक सिस्टम लगाए पूरे जेलों में, उससे हम करते थे, तो संवाद सुनते तो सभी थे। उन कैदियों ने बताया कि जब खाने पीने में और नहाने धोने में हम लोग मिलते हैं तो पेशेवर जो अपराधी है, हमारा संवाद के बाद में उन्होंने भी ये कहा कि हम कहाँ दलदल में फंसे हैं। तो इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों में संवाद करके उनकी सोच बदलने का काम भी हमने किया। एक बार मैं बैरक में चला गया, वहां जिलाधिकारी मेरे साथ थे, वहां के एसपी मेरे साथ थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप इस तरह कैदी हैं, ये कैदियों के बीच में चले जाते हैं, ये ठीक नहीं है। हमने कहा कि आप क्योंकि आप प्रशासन से जुड़े हैं, कैदी मानते हैं, लेकिन मैं एक इंसान भी हूं, साथ साथ मंत्री के मैं इनको इंसान मानता हूं। और इंसान मानता हूं तो कैदियों ने मेरे साथ, मैंने तो आत्मीयता के साथ उनके साथ रिश्ता समझा, अपने हैं। कहीं कोई गलती हुई है तो उनको सुधरने का अवसर होना चाहिए। ये प्रयास हमने किया और उसका प्रभाव भी पड़ा। प्रभाव पड़ा कि जब तक हमारे पास जेल विभाग रहा कि उत्तर प्रदेश की जेल में एक में भी कैदियों में आपस में कहीं कोई वाद विवाद नहीं हुआ। इसका ये बड़ा प्रभाव, ये बड़ी बात है। मतलब उस आप जेल ने आपने जेल को सुधार गृह बना दिया। निश्चित रूप से बनना चाहिए, और नाम ही सुधार गृह था उसका, तो उसमें काम करना भी चाहिए था जाहिर तौर पर। और ये मुझे लगता है कि काबिले तारीफ कदम है कि गुनाह कभी हुआ भी तो सुधरने का मौका मिलना चाहिए, और यही हमें सीख हमेशा से मिलती रही है। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे साथ में कुछ और खास मेहमान भी इस वक्त पहुंच चुके हैं, जुड़ चुके हैं। एसपी सिंह बघेल जी हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, एक बार फिर से चुनावी जीत भी मिली, दोबारा से मोदी कैबिनेट में जगह भी मिली है। और रघुराज सिंह जी भी फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे बीच में, उनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत आप लोग जरूर कीजिएगा। और चलिए अर्पित दास जी, आपकी तरफ एक बार फिर से बढ़ते हुए महाराज जी, सवाल ये कि आजकल संत जो हैं पहले ज्ञान दिया करते थे,
लेकिन आजकल राजनीति में भी खूब उलझते हुए नजर आते हैं, उनकी बयानबाजी राजनीति का हिस्सा भी बन जाती है, तो क्या आप इस पर कहेंगे? बिल्कुल, संत ज्ञान भी देते हैं, संत समय समय पर मार्गदर्शन भी करते हैं। यदि कहीं राजनीतिक व्यक्ति को भटकाव मिल रहा है, जैसे तमाम विपक्ष के लोग धर्म के ऊपर टिप्पणी करने लगते हैं, सनातन के ऊपर लगातार टिप्पणी करते हैं, तो उनके लिए तो बोलना पड़ेगा स्वाभाविक रूप से कि आप चुनावी दौर में आएंगे तो मंदिर में दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, तिलक भी लगा लेंगे, जनेऊ भी पहन लेंगे और बताएंगे कि हम बहुत बड़े धर्म वाले हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम ब्राह्मण हैं, और उसके बाद फिर आप सनातन धर्म को गाली देंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात को स्पष्ट करके बताया है कि एक सन्यासी भी अच्छा राजा हो सकता है, और ये पूरा देश आज योगी जी का मांग कर रहा है, तो संत भी राजनीति की ओर अग्रसर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दोनों का ही चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो खास बातें निकल कर आती हैं ये कि अगर जिंदगी में कभी किसी से गुनाह हो जाए तो हीन भावना से उसे देखने की बजाय अगर हम उनको एक बार सुधरने का मौका देते हैं तो एक इंसानियत के नाते हम अपना मानव धर्म निभाएंगे। और दूसरा, महाराज जी का जैसा कहना है कि अब संतों को भी राजनीति में उतरने का पूरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक संत भी राजा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ओवर टू यू रंजना जी। और देखिए, लगातार ये पैनल आगे बढ़ रंजना, रहा है। एक सेकंड बस, मंत्री जी एक चर्चा और करना चाह रहे हैं बिल्कुल, सामाजिक। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ सभी सेक्टर से जुड़े लोग बैठे हैं, उद्योगपति भी हैं, सामाजिक से लोग भी हैं और राजनीति वाले लोग भी हैं। मैंने एक वशिष्ठ नीति में एक श्लोक पढ़ा था, मेरे मन में समय लिया है मैंने आपसे कि जरूर सुनाना चाहता हूँ सबको, और वो हम अपने जीवन में मैंने वो याद किया है अपने लिए, और इसलिए मेरा जरूरी था कि वो जीवन के लिए सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने कहा सोचो सबको सुना दूं। आयु वित्तम कर्म च, आयु वित्तम कर्म च, विद्या निधनम एव च। 5 चीजें हैं पहली लाइन में, आयु, वित्त, कर्म, विद्या और मरना। 5 चीजें हैं पहली लाइन में। दूसरी लाइन में है पंचे तान्यापि सृजयन्ते गर्भस्थानी देहिनाम। ये 5 चीजें शरीर का इस शरीर का जिस समय जिस क्षण गर्भ में धारण होता है उसी समय में 5 चीजें तय हो जाती हैं, आयु, वित्त, कर्म, विद्या और मरना। तो ये श्लोक मैंने इसलिए सुनाया है कि जब हमारा सब गर्भ में तय है, जो हमें जो कुछ मिलना है, तो फिर हम अगर गलतियां करें तो किसके लिए करें, कोई गलत काम करें तो किस लिए करें। इसलिए मेरा आप सबसे विशेष अनुरोध है, हमारा खुद का गर्भ में तय था तो हम यहां बैठे हैं, हमारे बच्चों का भी जब हमारा गर्भ में था तो हमारे बच्चों का भी गर्भ में तय है। इसलिए जीवन में सकारात्मक सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी गलत कार्य करने से हमें बचना चाहिए। ये निवेदन आप सबसे करना था। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।